हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। मैं रजनीकांत पुनः एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं और आज मैं अपनी लॉकडाउन को कड़ी को बढ़ाते हुए आज वर्ग 10वीं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका यह दूसरा वीडियो है। यदि आप किसी कारणवश प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाकर के पहला वीडियो देख लें। क्योंकि उससे कुछ टर्म बताई गई थी जिसका इस्तेमाल आगे हम करेंगे, तो यदि वो देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। और जो नए व्यूअर हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रकाश टॉपिक चल रहे थे, उसके परावर्तन अपवर्तन में, तो आज मैं परावर्तन पे चर्चा करूंगा। और जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रकाश में हम लोग को नज़र इसलिए आती है कि वहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस चली आती है, यानी परावर्तन के कारण हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। तो इसी परावर्तन घटना को और बेहतर ढंग से हम समझेंगे, जिसमें आपको परीक्षाएं में प्रश्न आती हैं तो उसके आसानी से जवाब दे सकें। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो प्रकाश की किरणें को किसी वस्तु और स्पेशली परावर्तक सतह, जरूर ध्यान रखेंगे, से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश गई, ये आपका चिकना सतह है, परावर्तक सतह है, एक दर्पण जिसे हम एक्स डैश से सूचित कर रहे हैं यहाँ पे। इसका ये जो है परावर्तक सतह है जो चिकना है, जिससे प्रकाश की किरणें जाकर टकरा जाती हैं, जो AO से दर्शाया हुआ है, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये जो घटना है प्रकाश के जाना, टकराना, टकरा करके वापस लौट जाना, यही आपका परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन में मुड़ने की घटना है, तो खैर अपवर्तन वाले केस में हम विशेष देखेंगे। अभी हम परावर्तन पे ही अपने आप को स्थिर रखें। तो देखिए, ये जो दर्पण है, यानी कि एक्स डैश आप देख रहे हैं, हम दर्पण लिए हुए हैं, तो इसका दो भाग है, एक परावर्तक और एक अपरावर्तक। तो परावर्तक सतह पे जहाँ पे किरणें ओए, वो किसको कहते हैं? आपतित किरण। ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिखने का डबल कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये A से O की ओर जा रही है, तो ये है आपका आपतित किरण। और ये जो O देख रहे हैं, ये आपतन बिंदु है। यहाँ से टकरा करके वापस जो है वो भी एक किरण जो लौट रही है, जिसे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। इस आपतन बिंदु O पे एक अभिलंब डाला गया है, जिसे N से सूचित किया गया है, ON, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब पे ध्यान रखेंगे कि अभिलंब का मतलब होता है कि कोई भी सतह है, जैसे व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, इस व्हाइट बोर्ड जो है दो एक्सिस में है, एक मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई ऊपर की ओर है, तो इस पे अभिलंब डालते हैं तो इस पे एकदम 90 डिग्री पे इधर की ओर है, ये आपका अभिलंब होगा। तो उस यानी 90 डिग्री कोण बनना चाहिए आपका सतह से। तो देख लीजिए, यहाँ से जो आपका मिरर है, एक्स डैश है, इससे 90 डिग्री कोण पे आपका अभिलंब बनता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। दूसरी बात है, इस अभिलंब से जितना डिग्री का कोण बनाता है, इसको थोड़ा और दूरी करके लिख देते हैं, और ये इसको I से सूचित कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दिए। तो अभिलंब से जितनी एंगल बनाते हुए आपतित किरण टकराती है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये आप जो क्रॉस दे करके लिखा हो ना, ये एंगल का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? और इस अभिलंब से जितनी दूरी पर परिवर्तित किरण लौटती है, उस कोणीय दूरी को हम लोग
परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 बातें समझनी है, 3 से 4 बातें। परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकरा कर लौट रही है, अपरावर्तक सतह, आपको इसके बारे में विशेष पिछले वीडियो में बता दिया जा चुका है। तो आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये यदि आपको समझ में आ गई तो प्रकाश का परावर्तन एकदम चुटकी में है। क्या है से देखिए। प्रकाश की परावर्तन का नियम जानते हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो नियम 2 की संख्या में है, यानी पूछेगा यदि ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, या अपवर्तन के भी सेम ही है, 2 ही हैं, उसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाएगा। तो 2 नियम है। पहला क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो चलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। याद कर लेते हैं एक ही तल में होते हैं, लेकिन दिमाग में उनको नहीं फिट बैठता। दूसरा जो कहता है कोण कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी I बराबर R। ये तो समझ में आ गया कि जितना ये होगा उतना ये हो गया। लेकिन एक ही तल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आसानी से। देखिए आपके सामने है ये इसका एक सतह ये है, देख रहे हैं ना। इस सतह में एक लाइनिंग इधर है, एक लाइनिंग इधर है। तो एक लाइनिंग जो हॉरिजॉन्टल है, इसमें मान लीजिए यदि आप एक्स एक्सिस करते हैं तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, एक्स अक्ष वाई अक्ष। या बोर्ड पे भी समझ सकते हैं, ये जो ऊपर से नीचे गया हुआ है ये वाई एक्सिस, और इधर से इधर जो गया हुआ है वो एक्स एक्सिस। तो 2 अक्ष मिलाकर के एक तल बनता है। तो ये जो है आपका जो बोर्ड देखना है, ये आपको कौन सा तल में है, तो कहेंगे एक्स वाई तल, एक्स वाई तल है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो कहता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही तल में हैं, यानी जो जाएगा वो एक्स से वाई एक्सिस में। ऐसा नहीं कि एक्स वाई और जेड, जेड कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, अब इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूँ, ध्यान से देखें। तो ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर की ओर है ना, आपकी ओर जो आ रहा है कैमरा की ओर, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। सो यदि वैसा ये 3 तल हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस में। या फिर यदि एक्स और जेड की बात करें तो एक्स जेड वाई जेड हो गया, ये एक्स जेड हो गया। तो तल मतलब 2 अक्ष के बीच की जो एरिया है, तो यही कहता है एक ही तल में होते हैं। क्लियर। तो अब चूंकि परावर्तन के बाद हम समझेंगे कि स्पेशली प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपने पिछले वीडियो में देखा था छाया, क्या कैसे बनता था, तो रुकावट के कारण यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश ये जो है उसके रास्ता में अवरुद्ध बन रही है, रास्ते में अवरुद्ध उत्पन्न हो रही है और अपना छाया पीछे बना रही थी। लेकिन प्रतिबिंब क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें आई तो टकरा करके जिस स्थान पे मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस स्थान पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देख लें, कहता है कि प्रकाश किरणें का परिवर्तन या अपवर्तन, चूँकि प्रतिबिंब अपवर्तन में भी हम पढ़ेंगे, अपवर्तन पश्चात जिस स्थान पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी स्थान पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की ये घटना है। चलिए इस प्रतिबिंब के और छाया का थोड़ा डिफरेंस करके अगला स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में आपने प्रकाश का परिवर्तन क्या है जाना, उसके नियम क्या हैं सो जाने। यदि कोई कन्फ्यूजन हो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। आइए तो हम अब प्रतिबिंब के बारे में जानें।
जैसा आपको बता दिया जा चुका है कि प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के घटना के कारण बनती है, जबकि छाया प्रकाश के किरणों के अवरोध के कारण। प्रतिबिंब जिसे इमेज कहते हैं, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक वास्तविक, जिसे रियल इमेज के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जो काल्पनिक है या आभासी। आभासी टर्म आपको मिलेगा, याद रखिएगा। जिसे अंग्रेजी में वर्चुअल कहते हैं। कुछ क्या है कि हम 9-10 स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का टर्म का भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें वास्तविक और जिसे अवास्तविक या काल्पनिक कहते हैं। तो कहता है कि प्रकाश की किरणें के परावर्तन या अपवर्तन, ध्यान दीजिए मैं यहाँ अपवर्तन बोल रहा हूँ, अपवर्तन बार बार, हम तो अपवर्तन पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि इमेज का टेंडेंसी वही रहेगा अपवर्तन के भी केस में। ऐसा नहीं कि वहाँ जब रियल होगा तो उसकी नेचर बदल जाएगी और वर्चुअल होगा तो नहीं, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं अपवर्तन सब दोनों में डाल रहा हूँ। प्रकाश के किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलान बिंदु पर बनता है, यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो करके जिस जगह पे प्रकाश की किरणें मिलती है, जैसे मान लीजिए ये किरणें गई और टकरा करके यहाँ पे मिली, तो इस बिंदु पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ से टकरा करके मिलती है, परिवर्तन के बाद जहाँ पे मिलती है उसे बिंदु पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात है, याद रखेंगे कि ये जो प्रतिबिंब होता है कौन सा वास्तविक, इसे पर्दा पे प्राप्त करते हैं, स्क्रीन लगा करके प्राप्त करते हैं। आपने क्लास 6 में पिन होल कैमरा पढ़ा होगा या नहीं, तो क्लास 6 का मेरा वीडियो डाला हुआ है लाइट एंड शैडोज में, देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये स्क्रीन पे हमको प्राप्त होगा। दूसरी बात कहता है कि वस्तु, अर्थात ध्यान देंगे बिंब भी, वस्तु को ही बिंब भी कहा जाता है, इसलिए बिंब का प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग करते हैं। बिंब के अपेक्षा उल्टा बनता है, साइज घट बढ़ सकता है, इसलिए मैंने साइज क्या मेंशन नहीं किया है, वो हम जब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे तो कि बड़ा है या छोटा है। यहाँ नेचर देख रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में आएगा प्रकृति लिखिए, नेचर लिखिए इमेज का, इसलिए प्रतिबिंब के बारे में समझना जरूरी है कि वास्तविक और काल्पनिक क्या है, आभासी क्या है, वास्तविक क्या है। तो दो बात याद रखिए, स्क्रीन पे पर मिलेगा, यानी उसको जो है स्क्रीन पे हम प्राप्त कर सकते हैं, और हमेशा उल्टा बनेगा। इसका जस्ट रिवर्स आप कर दीजिए काल्पनिक में। कहता है कि यह प्रकाश की किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए एक प्रतीत होना, कहने का मतलब मिल नहीं रही है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ फिर जाके मिल रही है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जाकर के मिले के देखने पे उसको स्केचिंग किया जा रहा है तो लग रहा है कि वहाँ पे मिल सकता है या मिलेगी, या फिर उस बिंदु से निकल रही है और किसी खास जगह पे मिलेगी। तो ये सब याद रखिएगा कि जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी स्थान पर बनती है। कहने का मतलब यहाँ प्रतीत होना, तो प्रतीत होना यानी कि काल्पनिक हो गया। अच्छा ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो प्रतीत हो रहा है तो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, तो काल्पनिक में संभावनाएं व्यक्त होती हैं। दूसरी बात, यह पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, स्वाभाविक है, पर्दा पे प्राप्त ही नहीं हो रहा तो भी तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और यह हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ये 2-3 कैरेक्टर है आपका प्रतिबिंब के बारे में, एक बार फिर से समझ लीजिए, और नहीं समझे तो बार बार अगेन वीडियो देख लीजिएगा कि जो प्रतिबिंब है 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 प्रकार के प्रतिबिंब हमारा, एक वास्तविक एक आभासी। जो वास्तविक है वो पर्दा पे प्राप्त होगा, हमेशा वस्तु का उल्टा होगा। ये 2 बात पहले याद रखिए, हम पर्दा पे प्राप्त होगा स्क्रीन पे और वस्तु का उल्टा होगा।
और जो काल्पनिक होगा वो पर्दा पे प्राप्त नहीं होगा और हमेशा वस्तु के सीधा सीधा उल्टा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये समझना जरूरी है कि उल्टा सीधा है क्या। अब इस मान लीजिए ये बिंब है, यहाँ पे ये बिंब है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब उल्टा कहने का मतलब कि ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसका लौ नीचे की ओर जल जाएगा। समझ में आया कुछ? तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ये उल्टा है सीधा है की बात है, जो उल्टा सीधा की बात करना है शो। क्लियर? तो उल्टा सीधा का मतलब यदि इसका ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर जाएगा, तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो समझ लीजिए वो आपका वास्तविक है। और सेम टू सेम यदि बनता है, जैसा था ऑब्जेक्ट वैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग। अब जो प्रतिबिंब देखें अलग अलग दर्पण द्वारा अलग अलग प्रकार से बनता है। तो अब हम देखें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समतल दर्पण समझिए। समतल दर्पण ये जो है आपका स्ट्रक्चर दिखा है वो आपके सामने, ये आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण ये होता है जिसका जो परावर्तक सतह हो एकदम प्लेन हो, एकदम स्ट्रेट लाइन हो। तो ये जो है यानी कि सीधी लाइन में होती है। तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। एक होता है वक्र, जैसे मान लीजिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर हम आगे देखेंगे। ये है या इस प्रकार हो गया, या कभी कभी इस प्रकार का भी देखोगे। तो ये सब है वक्र। क्या है? वक्र दर्पण। और ये आपका सीधा है ना, सीधा दर्पण है जिसे हम समतल कहते हैं। समतल सतह मतलब इसका सतह जो है रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है जिसपे आकर के टकरा के लौटती है, एकदम सतह सिंपल हो, ये सीधा हो। तो कहता है 4-5 मुख्य बातें हैं समतल दर्पण के द्वारा कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका दर्पण है, ये आप खड़ा हो, ये आपका प्रतिबिंब है। तो ये दर्पण के अंदर है ना, पीछे है। तो जब भी हम दर्पण के आगे रहते हैं तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो अब दर्पण के अंदर हम तो स्क्रीन डालते नहीं हैं, पर्दा तो डाल नहीं सकते हैं। तो जब पर्दा नहीं डाल रहे हैं तो कैसा इमेज होगा? कहने का मतलब पर्दा पे नहीं ये प्राप्त हो रहा है तो कैसा इमेज होगा, काल्पनिक या आभासी? जवाब आप शायद दे दिए होंगे। तो इसीलिए कहता है कि जो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पीछे हम पर्दा डाल नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बोला था कि 2 बातें पर्दा ध्यान में रखिएगा। तो पर्दा पे जो स्क्रीन नहीं प्राप्त होगा वो हमारा काल्पनिक हो जाएगा, और जो काल्पनिक है वो सीधा बनता है, इसीलिए जिससे हम खड़ा हैं वैसे वो भी इमेज मेरा खड़ा है। दूसरी बात, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा समान आकार का समान दूरी पर बनती है। अगर ये आपका जितना साइज है, भले ही थोड़ा देखने में इसका थोड़ा कम बेसी हो गया है, यानी जितना बड़ा इसकी साइज है इमेज की, सॉरी वस्तु की, उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। तो सेम आकार का बनेगा, सेम दूरी पे। मान लीजिए आप यहाँ से जितनी दूरी पे हैं उतना ही दूरी पे इधर से बनेगा इमेज। तो समान आकार समान दूरी पे बनती है। यदि आप गति करते हैं तो कहता है कि जिस गति में प्रतिबिंब होता है उसी गति में प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब कि यदि आईना के सामने आप जा रहे हो, इधर से जा रहा है, तो इधर से ही महसूस होगा कि वो आ रहा है। यानी जिस गति से जाएगा उस गति से उसका प्रतिबिंब भी उधर से मोशन करेगा, यानी गति भी समान होगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा, जिसे लैटरल इन्वर्सन कहते हैं, पार्श्व विपरीतता भी कहते हैं,
ये समझने की बात है, नहीं है, बस सिंपल सी है। कहने का मतलब लैटरल इन्वर्सन का मतलब है कि जब हम आईना में देखते हैं, यदि आप अपना दाहिना कान धरिएगा तो इमेज आपका बायां कान महसूस करेगा। आप देखिए आज जा कर के इस वीडियो देखने के बाद, यदि ए इस साइड का अपना कान धरेगा तो इमेज वाला जो है इस साइड वाला कान धरेगा। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। आपको इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, लैटरल इन्वर्सन का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि तो यह है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो कहता है क्या कि ये जो है सीधा है, यानी सीधी दर्पण द्वारा। एक वक्र दर्पण भी आप देख लीजिए, इस तरह से वक्र है जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो या इस तरह हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये वक्र दर्पण है। तो वक्र दर्पण द्वारा हम लोग अब आगे देखेंगे और उसी पे आपका मेन फोकस होगा जो हम आगे देखेंगे। इस तो देखते हैं अगला वीडियो में हम वक्र दर्पण के बारे में मिटा लें इसको। चलिए हम लोग अब गोलीय दर्पण को समझें। तो गोलीय दर्पण एक गोला समझ लिए, आपके सामने गोला है, गेंद। इस गेंद को आप बीच से काटो, तो उस गेंद को जब काटते हो तो 2 भाग में वो गेंद बट गया, आपका देख लीजिए। अब क्या है कि एक का बाहरी सतह को रंग दो, जो उठा हुआ भाग है ना उसको आप रंग दीजिए, एक को अंदर की ओर धंसा हुआ भाग जो है उसको रंग दीजिए। रंग दिए तो जो गोला है, इस गोला को जब दर्पण में बदलते हैं तो इस गोलीय दर्पण का नाम एक्चुअली परावर्तक सतह के आधार पर करते हैं। जो उसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह आधारित, कहने का मतलब कि यदि परावर्तक सतह उठा हुआ हो इस तरह से और अपरावर्तक सतह धंसा हुआ है, ध्यान से देखिए, तो ये आपका ये परावर्तक सतह है और इधर जो पेंट किए हुए हैं ये मेरा क्या है, अपरावर्तक। तो जब ये परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह मतलब लाइट टकराया और टकरा करके वापस जिस सतह से आता है उसी को परावर्तक सतह। जब ये परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, देख रहे हैं इसमें क्या है, उभरा हुआ, उभरा परावर्तक सतह, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण यानी कि जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। कोई एक अवतल उत्तल में याद रखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। कनकेव, और इसे क्या कहते हैं, कन्वेक्स। क्लियर। अब देखिए हमें यहाँ पे एक अवतल दर्पण का डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने। तो चूंकि दर्पण समझना जरूरी है कि दर्पण का पाठ क्या है, तो आगे हम इसका हर प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए दर्पण ये समझने से पहले यहाँ पे गोला पे आइए। अच्छा, गोला देखने में एक वृत्त जैसा है, तो वृत्त का एक तो सेंटर होता ही है,
जिसे आप सी से डिनोट करते हैं। सेंटर से उसके सतह पर की दूरी होता है और उसको मिलाने वाली एक लाइन होता है। इस लाइन को क्या कहते हैं केसेस में? आप त्रिज्या कहते हो वृत्त के केसेस में। और एक क्या है, सी क्या है? एक केंद्र, यही है ना। लेकिन जब दर्पण की बात करेंगे तो क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है तो स्वाभाविक है इसका भी एक सेंटर होगा ना। ये और बढ़ा दीजिए तो इस तरफ बढ़ा हुआ चला जाएगा ना, तो उसका सेंटर होगा। लेकिन जब ये क्या है, एक पार्ट है ना, एक वक्र सरफेस का, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस का पार्ट है, इसीलिए इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो दूरी है त्रिज्या, मतलब सेंटर से इसकी सतह की दूरी, इसको यहाँ से यहाँ की जो दूरी कहते हैं, जिसे हम आर से सूचित करते हैं, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अब इस दर्पण को वो अक्ष जो उसे बीचे बीच काटती है, तो ये जो अक्ष है बीचे बीच काट रही है, तो इसी अक्ष को हम लोग कहते हैं, ये जो अक्ष है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और जिस पॉइंट पे प्रधान अक्ष दर्पण को काटती है या दर्पण से मिलती है, इसे हम ध्रुव के नाम से पी से सूचित करते हैं, ध्रुव। क्लियर? दूसरी बात, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचे बीच जो दूरी होती है उसे हम एफ से सूचित करते हैं और उसे फोकस के नाम से जानते हैं। फोकस क्यों, सो भी देख लें। फोकस इसलिए इसे मिटा देते हैं। फोकस क्यों कहें उसको समझाने के लिए ज़रूरी है इसको मिटाना, इसलिए लिखा हुआ हम मिटा देते हैं। फोकस क्यों कहते हैं? फोकस इसलिए जो है कि मुख्य अक्ष ए है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें आती है तो परावर्तन के बाद जहाँ से होके गुजरती है, चाहे कोई भी हो, इधर से है या फिर दूसरा कोई हो, मान लीजिए इधर से कोई जा रहा हो, गया तो परावर्तन तो होगा ही होगा। तो परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और ए फोकस जो एकदम बिल्कुल वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो दूरी है उसके बीचे बीच होती है, और एफ और पी के बीच की जो दूरी होता है उसे स्मॉल एफ से हम लोग सूचित करते हैं। यानी दो चीज़ देखें, एक आर देखें, आर जो है किसके बराबर है, सी पी के बराबर है, जो सी पी डिस्टेंस है, और जो छोटा एफ है वो आपको एफ पी से सूचित कर रहे हैं, और ए है बिल्कुल आधे आध, यानी आप कह सकते हैं कि जो आर जो है 2f के बराबर है या f बराबर r/2। इसे हम बाद में सिद्ध करेंगे, अभी समझिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोकस पॉइंट क्या है और क्या है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि इस स्लाइड में कि जो गोलीय दर्पण है उसका कौन क्या भाग होता है। यदि उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहेंगे, यदि अंदर की ओर धंसा हुआ है तो
अवतल दर्पण कहेंगे। ये मुख्य एक्सिस हो गया, ध्रुव हो गया और ये आपतित किरणें हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं। आइए देखते हैं किरण आरेख, समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दिया ये पोल है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फोकस है। किरण आरेख में हम समझेंगे कि कैसे किरणें आती हैं, कैसे टकरा करके कहाँ से लौटती हैं। 3 बातें जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए, ये आपका दर्पण है, ये आपका एक्सिस है, मुख्य अक्ष। क्लियर? यदि पहला पोजीशन याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यदि किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो टकरा करके फोकस से हो करके गुजरती है। पहली बात याद रखिएगा, आपका सिंबल से पकड़ लीजिएगा। दूसरी बात है, अब बार बार हम मुख्य अक्ष नहीं लिखेंगे। यदि कोई किरणें इसकी फोकस से होके गुजरी, मान लीजिए यहाँ एफ है, यदि फोकस से होके गुजरेगी तो परावर्तन के बाद एक बिल्कुल मुख्य एक्सिस के पैरेलल वो लौटेगी। क्लियर? यानी कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद उसके फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा, यदि फोकस से होके गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। तीसरी, यही किरण आरेख यदि समझ गए तो आपको इमेज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कहता है कि यदि कोई किरण उस वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। और चौथा नंबर भी वही हाल है, यदि कोई पोल से यदि होके किरण गई तो परावर्तन के बाद पुनः उसी लाइन पे वापस लौट जाएगी। ये 4 बातें आप याद रखिएगा कि कैसे कौन लाइट गुजरती है, तो आपको आगे प्रतिबिंब बनाने में आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे देखेंगे, इसका बनाएंगे प्रतिबिंब बेहतर ढंग से अगले वीडियो में। जो लोग इसका आगे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक दिया हुआ है, जो प्रकाश का बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बिल्कुल देखें। और अपनी इस लॉकडाउन का पालन करते हुए, घर में सुरक्षित रहते हुए, हमारी भी कोशिश है कि आपको कुछ न कुछ जानकारी दूँ, खास करके जो 9-10 क्लास के बच्चे हैं। ऐसे तो मैं 6 से 10 तक का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 6 to 10 है कि अंग्रेजी में माध्यम वाले के लिए, और 9-10 केवल हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। आशा है मेरा वीडियो अच्छी लगी हुई हो। धन्यवाद।